आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, मौलिक अधिकार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, जीडी है, रेलवे, एनटीपीसी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, टीजीटी, सीटेट एक्सेट्रा सभी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका अगर हम देखिए मौलिक अधिकार, सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्योंकि ये हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है। अगर हम संविधान की बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करनी है हमने यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान की इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो पार्ट 3 में की है। कौन सा पार्ट है, पार्ट 3, ठीक है, भाग 3। और जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 12 से लेकर कितने तक है, ये आर्टिकल 35 तक। कितने तक है, जो हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पार्ट में क्या दिया गया, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट में क्या है, फोर्थ में क्या रहेगा। तो हम धीरे धीरे इसको कवर करते जाएंगे। तो बेसिकली मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी, मौलिक अधिकारों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि मानव के जो हित है उसको बचाए रखा जा सके। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम इसमें, मोटे मोटे तौर से ही समझिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार इसमें मेजरली कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास अधिकारों की बात आती है, तो इसमें 3 तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको हम डिवाइड करेंगे, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो अगर हम इसमें पार्ट 3 की बात करें, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स। गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलना था। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 नहीं था ये, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास इसमें, जो हमारे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज को एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें मेजरली देखेंगे, तो इसमें पहला आपने क्या लिखना है, फंडामेंटल राइट्स। पहला क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है इसमें फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है हमारे पास डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये की रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन, यानी कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ये तीनों अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें किस तरह से रहेगा, जो फंडामेंटल राइट है ये सोलली, या आप बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण तौर से आदमी के विकास की ही बात करते हैं, और आदमी इसमें अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी तरह से अपने आपको सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी उसको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है उसे मुहैया कराना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर सरकार या कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे समय में वो जुडिशरी के सामने, या आप बोल सकते हैं कि चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, डायरेक्ट अपनी रिट पिटीशन कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वो सीधे, जो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से, ठीक है, वहां पे पिटीशन होती है। और अगर हम सुप्रीम इसमें हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 226 है। ये भी 2 अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार, मतलब कि जो पिटीशन आप डालते हैं, आपने इसमें लिखना आर्टिकल 32, ठीक है, किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 226 कहां पे करेंगे, हाई कोर्ट में। कहां पे करेंगे आप, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने मानव अधिकार या मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल अगर राइट्स की हम बात करें तो पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूं, पार्ट 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और पार्ट 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, डीपीएसपी, ये पार्ट 4 में दिया गया। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, पार्ट 4 में हमारे पास क्या दिया गया, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको हम कहेंगे। और इसके बाद हमारे पास पार्ट 4A, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पार्ट 4A। ठीक है, वैसे इसको इस तरह से लिखा होता है, ठीक है, 4। ठीक है, ये वाला लिखने का जो इसका वे है, इस तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे नहीं लिखते ना।
कोई बात नहीं, ठीक है। पार्ट 4A में क्या लिखा गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये याद रखना। कई बार ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है, तो ये नहीं सोचना कि भाई ये तो आर्टिकल 51A में दिया गया है तो शायद ये पार्ट 4 ही होगा, क्योंकि हमारा पास है 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल 4 आता है, इसमें पार्ट 4 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट 4 में हमने इसको इंसर्ट किया है, और वो भी आर्टिकल जो हमारा 51 उसमें हमने इसको इंसर्ट किया ए से, उसमें पूरा का पूरा जितना भी है हमारे पास क्या बन जाता है, डीपीएसपी सॉरी इसके फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी टोटल कितनी है, 11 है, पहले कितनी थी 10, ठीक है। पहले ये 10 थी, उसके बाद ये एक और जोड़ के 11 बना देगी, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आती है, तो इसमें हम बेसिकली ये आदमी इसके लिए कुछ नहीं करता, ये सरकार के लिए, ठीक है। किसके लिए, ये सरकार के लिए। सरकार क्या कर सकती है, यानी कि सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं, सरकार को ये निर्देशित है, क्या लिख सकता है इसको, सरकार को निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया गया है कि वे अपनी सभी पॉलिसी, सभी नीति, पॉलिसी का मतलब क्या बन गया, सभी नीतियों का निर्माण मानव कल्याण को देखते हुए करे, मानव कल्याण को देखते हुए करे, को देखते हुए सुनिश्चित करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये इसकी एक लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई, सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी सभी नीतियों का निर्माण मानव कल्याण को देखते हुए सुनिश्चित करें। इसका मतलब क्या बना कि सरकार जब भी कोई नीति बनाएगी, जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, तो उसमें उनको ये देखना है कि इसमें हम ह्यूमन वेलफेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सिटीजनशिप जो हमारे कंट्री के देश के नागरिक है क्या उनका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे कोई भी नीति या पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे कि यहाँ के नागरिकों का कल्याण ना हो पाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें रहता है डीपीएसपी, इसको बाद में पूरा करेंगे, ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो हमारे यहाँ के देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए मूलभूत कर्तव्य को सुनिश्चित करना, मूलभूत कर्तव्य को सुनिश्चित करना, क्योंकि हम जहां पे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अधिकार तो मैंने मांग लिए कि भाई मेरे अधिकार ये है, मुझे बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, सभी तरह के अधिकार दे दिए मुझे, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बट इसके साथ साथ मेरे देश के लिए ड्यूटी क्या है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो इस ड्यूटी को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, हमने क्या करे बाद में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को डाल दिया, मूलभूत कर्तव्य, ठीक है, इसको मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें मानव कल्याण की बात की गई, किसकी बात की गई है, मानव कल्याण एवं उसका सर्वांगीण विकास, उसका सर्वांगीण विकास, कि एक व्यक्ति का हम सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सरकार नीति अपना सकती है जिससे कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, या किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे कि आपने पहले भी देखा, जाति धर्म समुदाय के आधार पे किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, उन अत्याचारों से बचाने के लिए, चाहे वो जाति धर्म किसी भी, चाहे लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सीधे तौर से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, मतलब उसे किसी ऐसे एडवोकेट्स वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ सकता है, ठीक है। ये उसमें अधिकार दिए गए, और वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकता है या अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, किसके लिए, मौलिक अधिकारों के लिए। ये महत्वपूर्ण है इसमें। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहला पॉइंट फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में जो पहला पॉइंट आता है दैट इज कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है दैट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या कहलाता है ये, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया।
MAGNA, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो वो क्या है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? कि होल एंड होल, एवरीथिंग, ठीक है, मतलब जिसमें कि एक व्यक्ति के लिए सभी तरह के अधिकार निहित कर दिए, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उसमें बात की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की इसमें क्या लिखेंगे आप? और ये जो मैग्ना कार्टा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, मतलब कि मेजरली कौन सा पार्ट ऐसा कहलाता है जो हमारा मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? पूरा के पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं है मैग्ना कार्टा, है जी। पार्ट 3 तो ये आ ही गया ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें फंडामेंटल राइट्स में कौन सा जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, जैसे कि हमारे पास है ना 14 से लेकर 35 तक हम बेसिकली बात करते हैं, क्योंकि 12 और 13 में क्या कहा गया है? 12 में तो डिफाइन किया गया कि व्हाट इज द स्टेट। 12 में क्या बोला गया है? कि स्टेट, स्टेट यानी कि जो हमारा राज्य होगा वो क्या है? राज्यों में सभी तरह आएगी, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। कि स्टेट का मतलब क्या? जैसे आपने बोला कि रामलाल वर्सेस स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरह से होता है। स्टेट वर्सेज XYZ, ऐसे केस होते हैं, सुने होंगे आपने, स्टेट वर्सेज। स्टेट का मतलब क्या है? वो कुछ भी हो सकता है स्टेट में। स्टेट में क्या आ सकता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं, कोई कॉरपोरेशन आ सकता है, ठीक है, या कोई ऐसे कोई बड़ी जो कंपनी होती है, ठीक है, जो एक मान लो कि आप इसको बोल सकते हैं कि एक नेशनल लेवल की कंपनी है, तो वो भी एक तरह की स्टेट्स में कंसिडर की जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर उनके वहां पर भी लोगों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो सकता है, जैसे कि लेबर के साथ मतलब कि फोर्सफुल वर्क करवाया जा सकता है, एक्स्ट्रा टाइम लगाया जा सकता है उनसे, तो ऐसे अधिकारों से उनको मतलब वंचित नहीं रखा जा सकता। उनका जो बेसिक अधिकार है उनको देने के लिए सभी को इसमें डिफाइन किया गया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि इसमें कि कोई भी जैसे मान लो कि स्टेट के अंदर राज्य, एक ही राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, या किसी एक सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, मोस्ट ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो ये आएगा, इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा में हमारे पास है। और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे आप? दूसरा पॉइंट लिखना आपने की जो हमारे पास है आर्टिकल, इसमें लिखेंगे बोरोड फ्रॉम द, कहां से लिए गए ये आर्टिकल हमने, जो मतलब फंडामेंटल राइट्स लिए, कहां से लिए? यूएसए एंड फ्रांस, ठीक है। इसमें दूसरा जो हमारे पास की पॉइंट आता है, ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस, यूएसए एंड फ्रांस से ये अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन अधिकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है, मतलब हूबहू नहीं किया, इसमें कुछ काट छांट करके जो हमारे को बेहतर लगता था उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है या इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और इसमें जो तीसरी मेजर पॉइंट आता है, वो मेजर पॉइंट ये है कि ये अधिकार क्या किए जा सकते हैं? निलंबित भी किया जाते हैं, सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल कितना आता है? 21, ठीक है। तो इसमें लिखना है आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये दो अधिकार ऐसे हैं जिनको आप, अगर देश में इमरजेंसी भी लग रही है या देश में कुछ भी है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार तो इसमें निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ जी, सेना का अधिकार किस वे में? हाँ नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली है ना, तो आर्मी का तो, आर्मी के ऊपर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन या फंडामेंटल राइट्स वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। आर्मी का तो अपना ही चलेगा ना, अलग से मिलिट्री लॉ चलता है उनका, तो ठीक है। जब उनकी कोई केस वगैरह में होता है तो उनका तो मार्शल कोर्ट मार्शल चलता है। यहाँ पर इनकी जुडिशरी में कोई ज्यादा लेन देन नहीं होता, मतलब कि लास्टली अगर कोई ऐसा कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ज्यादातर उनके अपने एंड से ही निपट जाते हैं केस, है ना। तो वो तो एक अलग पार्ट है मिलिट्री वाला। मिलिट्री में तो ऑटोमेटिकली है ना कि भाई अब सामने जब वॉर हो रहा तो दैट इज द पार्ट ऑफ डेथ, ठीक है, कि मतलब एक तरह से मृत्यु का ही पार्ट है ना। अब जब वॉर होगी तो वहां मरना निश्चित है, ठीक है। तो वहां पर क्या अधिकारों की बात करूंगा मैं?
वहां पर तो अगर देश के ऊपर ऐसा संकट आ गया तो आम नागरिकों को भी उस लड़ाई का एक हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको जहां पर इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है, मतलब आपको सभी तरह के आपके सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन जब देश को जरूरत आपकी पड़ेगी और आप उस समय आप बोलेंगे कि अब मैं आपके साथ नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा जो देश जीत रहा है, तो उस समय आपकी सबसे पहली तो नागरिकता खत्म की जाएगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जब हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन है, क्या है, या तो युद्ध है या युद्ध जैसी कोई स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश का नागरिक किसी उस एनिमी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन रखता है, किसी भी तरह का रिलेशन रखता है, तो ही विल बी कंसिडर एज द एनिमी ऑफ द कंट्री। क्या है कि वो फिर हमारे देश का दुश्मन है उस समय वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि देश का हित क्या है, किस बात में देश का हित है। वो क्या देख रहा है? अपना जेब देख रहा है। वो देश के हित की बात कर रहा है? कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। तो इसलिए उस समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। वॉर लाइक सिचुएशन इज डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, या इमरजेंसी आ गई देश में, दैट इज ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स। यूजुअल कंडीशन, यहाँ पे क्या बात की जा रही है अभी, यूजुअल कंडीशन, वो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे हमने इसको थोड़ा सा कवर प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ठीक है, अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, टू द सिटीजन, यानी कि जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही है। कौन कौन से ऐसे अधिकार है बताओ जरा, क्योंकि मैंने बताया था आपको, बोलो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल है? हाँ, आर्टिकल बताए थे मैंने, सानवी इधर प्रकृति 1929, ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या बोला आपने? यहाँ पे आपने बताया आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूलभूत अधिकार, 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। किसके लिए है? भारतीय नागरिक को ही ये अधिकार दिए जाते हैं, भारतीय नागरिक के लिए। किसके लिए? ये भारतीय नागरिक के लिए ये, बाकी दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है, दूसरे नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना है आपने 5 अधिकारों को, ठीक है। हो गया यहां तक, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और कितने आर्टिकल्स में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। पहला लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी। पहला अधिकार कौन सा हमारे पास? राइट टू इक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं हिंदी में? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोग समान है। समान का मतलब कैसे है? तो वो अभी इसमें नहीं बता रहा, ये बता रहा कि कानून के समक्ष, ठीक है, कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान है। अगर मान लो कि अंबानी चोरी करते हैं तो उनको भी चोरी की सजा वही मिलेगी जो कि एक आम आदमी को चोरी की सजा मिलती है, ठीक है। ये नहीं बोला जाए कि ये अंबानी ने किया है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अंबानी के पास कौन से पैसे कमी है, करोड़ों है, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो जो कानून के समक्ष है वो क्या रहेगा? सभी व्यक्ति समान है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल काइंड्स ऑफ क्राइम, मतलब कि जैसे मतलब कि अगर जैसा क्राइम किया है तो उसके लिए सभी के लिए समान कानून है। कानून के समक्ष कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आपने देखा होगा जो वहां सुप्रीम कोर्ट में देखा आपने, ऐसे होता है एक आदमी खड़ा ऐसे लटका के, ना, तो वो क्या बात कर रहा है कि आप अपना पर्दा खुद भारी कर सकते हैं, जस्टिस मुझे कुछ नहीं दिखता, आप जो मुझे बताएंगे वो ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा ये पलड़ा, मैं कुछ नहीं देख रहा, पट्टी होती नहीं बंदी, मैं देख विजुअलाइज नहीं कर रहा, आई शुड बी प्रूव्ड। कानून क्या बोला है कि मुझे प्रूव करो, ठीक है, मतलब कि आपने अगर आप गिल्टी नहीं है तो प्रूव करो मेरे सामने, फिर आप चाहे वो गलती प्रूव कर लो, ठीक है वो तो आपकी हेडेक है ना,
कि कैसा प्रूव कर रहे हैं आप, है ना। तो एडवोकेट्स क्या करते हैं, तो सारा वो फैक्ट्स कागज में ही होता है ना सब कुछ। जज देखेगा आपका कि कहाँ लिखा है, फाइल में कहाँ पे है, ये कहाँ है आपकी फाइल, फाइल ही देखी जाती है ना। वहां पर चाहे जितने मर्जी चले जाओ, रो लो कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ, तो जज बोलेगा कि बेशक कोई बात, माना कि तू सच्चा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एविडेंस काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एविडेंस। एविडेंस है तो ठीक है, एविडेंस नहीं है तो झेलो जो भी है ना। तो ऐसे बहुत सारा ऐसे भी हुए कई बार क्राइम की जो इनोसेंट को सजा दिला दी और उनको बेचारों को कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। ऐसे भी हुआ कई बार, ठीक है, क्योंकि पावर, पोजीशन, पैसा ये बहुत कुछ करवा देता है, क्राइम हाईएस्ट लेवल तक ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ लूप होल्स भी है और कहीं ना कहीं इसके कुछ अच्छी चीजें भी है कि अगर जब आप सही है तो सही के लिए आपके पास एविडेंस है, एविडेंस है तो आप प्रूव कर सकते हैं उन चीजों को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि आई विल नॉट फेवर एनीवन। कहने का तात्पर्य वहां पर ये नहीं है कि मैं सिर्फ अंधा बना हुआ हूं, मेरे को कुछ नहीं दिखता, उसमें ये है कि भाई मैं किसी को फेवर नहीं करता, मेरे सामने तुम समान है, चाहे वो एक दोषी है चाहे निर्दोषी है, ठीक है, दोनों समान है। दोनों में से जो अपने आप को प्रूव कर लेगा ही विल बी, क्या होगा, निर्दोष। मेरी नजरों में तो वही होगा ना निर्दोष, है ना, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे सामने जो सही से प्रूव कर दिया वही सब कुछ है, ठीक है। तो ये किसमें बात की गई, राइट टू इक्वालिटी में, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है इसमें ये 14 से 18 में लिखे गए, क्या लिखे गए, आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, 14 से 18 में इनकी बात की गई। आज हम इसमें मतलब इसको डिटेल नहीं करेंगे अभी, ठीक है, जैसे कि 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, वो अभी नेक्स्ट उसमें करेंगे। पहले हम इनको 6 आर्टिकल को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, जैसे कि 35 तक इसको देखेंगे कौन कौन से। जो दूसरा था राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, दूसरा अधिकार कौन सा है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम।